और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने आज पुंछ में एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने बालाकोट, गुलपुर, करमारा, कीर्ति सुबह और शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। फौज की जानिब से भी पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से मकामी अफराद में खौफ हिरास फैल गया। पाकिस्तान ने 11 बजे दिन बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी शुरू की थी। बाद में दोपहर 2:30 बजे गुलपुर और करमारा, फिर 3 बजे शाहपुर कस्बा और किरनी में गोलाबारी की और शाम तक इसका सिलसिला जारी रहा। सर यहाँ पे गोलाबारी सुबह से चल रही है सर, कोई समझ में नहीं आ रहा। हम घास काट रहे थे सर, तो घास काटना भी हमने छोड़ दिया जब गोलाबारी ज़्यादा शुरू हो गई। हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि गोलाबारी शुरू हो, हम घास काटते हो पता ना लगे तो गोला लग पड़े। हम 10-12 बजे घास काट रहे बैठे हैं सुबह से सर। तो छोटे बच्चे स्कूल गए थे, उनको भी छुट्टी कर दी मास्टरों ने, बहुत जगह गोलाबारी सर। फौज की शिमाली कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने आज वादी कश्मीर का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढलन भी जनरल रणबीर सिंह के हमरा थे। इस मौके पर फौजी कमांडर को मौजूदा हालात और हालिया ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आपसी तालमेल की सताइश की और किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए उन्हें तैयार रहने की हिदायत दी। मुल्क व बैरून मुल्क के सयाह अब दोबारा वादी कश्मीर की सैर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे दाखिला ने सयाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी को वापस लिया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया गया है। वाज़ेह के 5 अगस्त को दफा 370 हटाए जाने के पेश नज़र हुकूमत ने पहले ही सयाहों को कश्मीर छोड़ने की हिदायत दी थी। इस एडवाइजरी से सयाहती शोबे को काफी नुकसान पहुंचा है। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि सयाहों को निकाले जाने से उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शिकारा यूनियन श्रीनगर के सदर ने कहा कि वो सयाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी को वापस लेने का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने ताहम कहा कि सयाहों की आमद के लिए मोबाइल और इंटरनेट सहूलियात को बहाल करना लाजमी है। ढाई महीने के बाद कश्मीर को फिर से सयाहों के लिए खोल दिया है। यानी पिछले 2.5 महीने से जो एडवाइजरी लगाई गई थी उसे अब हटा दिया गया है। पिछले 70 दिन से सख्त बेरोजगारी की मार झेल रहे यहाँ सयाहत से वाबस्ता लोग, उनके दिलों में कुछ उम्मीद तो जागी है, लेकिन कई सवालात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिकारा यूनियन के सदर वली मोहम्मद भट्ट साहब। आप बताएं कि सरकार ने जो ये एडवाइजरी हटा दी है, अब क्या आप तैयार हैं? किस तरह की उम्मीदें हैं सयाहों के आने से? जो एडवाइजरी इन्होंने हटाया है, पहले इन्होंने एडवाइजरी निकाला कि आप यहाँ से जाइए। टूरिस्ट यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। टूरिस्ट को फोर्सबल निकाला है, उसमें CRP है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, बाकी जो भी एजेंसीज है उनको निकाला गया है यहाँ से। कुछ उम्मीद है आप? अभी जो एडवाइजरी इन्होंने निकाली कि आप सयाह है, हम वेलकम करते हैं सयाहों को इधर आने के लिए, क्योंकि यहाँ टूरिज्म हमारी बैकबोन है। हमारा रोजगार टूरिज्म पर ही इधर है। हम चाहते हैं टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए। जो ये 70 दिनों में टूरिस्ट इतना था इधर कि किसी को कोई फुर्सत ही नहीं था। हम चाहते हैं टूरिस्ट आना चाहिए, मगर जो हमारा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करे। हम चाहते हैं ये भरपाई भी होना चाहिए और टूरिस्ट रोज़ बरोज़ आना चाहिए। हम वेलकम करते हैं उनको, मगर जो उनकी फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट का है वो तो है ही नहीं इधर, और मोबाइल फैसिलिटीज़ नहीं है, वो है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट बंद है, वो कहाँ से वो चाहते वहाँ से आएंगे। हम पहले फ़ोन, सबसे पहले वो घर को याद करेंगे कि घर में फ़ोन हम करेंगे कि हम श्रीनगर में सेफ है या गुलमर्ग में सेफ है या पहलगाम में सेफ है। तब भी वो जब उनके जेब में फ़ोन होगा, वो जब फ़ोन जेब में हो के भी आप उसको STD पे, STD कितने हैं यहाँ। हम चाहते हैं इंटरनेट खुला होना चाहिए, फ़ोन सर्विस खुला होना चाहिए और टूरिस्ट आए, हम उनको वेलकम करते हैं।
ये थे शिकारा यूनियन के प्रेसिडेंट जो कह रहे थे कि जब तक न फोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे बहाल हों तब तक बहुत मुश्किल है कि वो बुकिंग कर सकें और यहाँ पे टूरिस्ट का ये वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि जो सयाहों के रास्तों में अभी कांटे हैं, अभी कई जगहों पे कांटेदार तारें भी लगी हैं, यहाँ पे फ़ोन सर्विसेज नहीं है। सरकार ने कुछ इशारे ज़रूर दिए हैं कि फ़ोन सर्विस को बहाल किया जाएगा, मोबाइल सर्विस को, लेकिन जब तक इन ऐलानात को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक शायद ये ऐलानात तक ही महदूद रहेंगे। शब्बीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीडीपी के रुकने पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब लिखकर वज़रा के ग्रुप को कश्मीर रवाना करने की गुजारिश की है। नजीर अहमद लावे ने अपने मकतूब में वादी के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वादी के सियासी लीडरों और आम शहरियों की नजरबंदी या हिरासत को बिलाजवाज करार दिया। पीडीपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इस तरह के इक़दामात लोगों का एतमाद जीतने में माविन साबित नहीं हो सकते। नजीर अहमद लावे ने वादी में मवासलाती निज़ाम को मुअत्तल करने को भी नामुनासिब करार दिया और कहा कि मुख्तलिफ शोबे इससे मुतासिर हुए हैं। नजीर लावे ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म होने के बाद मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हैं। श्रीनगर में दिन के औकात में दुकानें और दीगर तिजारती मराकज बंद रहे, तहम सुबह के वक्त बाज दुकानें खुली देखी गईं। मवासलाती निज़ाम भी मुअत्तल है। वादी कश्मीर में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। जिला गांदरबल में भी मामूलात जिंदगी मुतासिर है। कारोबारी इदारे और तिजारती सरगर्मियां बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब है। मोबाइल व इंटरनेट सर्विस बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। निजी गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा रही है। लोगों की नकलो हरकत में इजाफा हो रहा है। सुबह के वक्त दुकानें भी खुल रही हैं। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में है। कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में कारोबारी इदारे मुसलसल बंद हैं। इस दौरान निजी गाड़ियों की आवाजाही बराबर जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरे जिले में मुअत्तल है। हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई थी। स्कूलों में हाजिरी ना के बराबर है। कस्बा शोपियां में मुसलसल कारोबारी इदारे बंद रहने और जिले में पब्लिक और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहने से आम जिंदगी काफी मुतासर है। कस्बा शोपियां समेत पूरे जिले में निजी गाड़ियों की नकल हमल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मोबाइल और इंटरनेट बंद रहने से मेवा काश्तकारों और तलबा को काफी मुश्किलात का सामना है। तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। जिला कुलगाम में भी मुसलसल दुकानों और कारोबारी इदारों के बंद रहने से आम जिंदगी मुतासर है। सड़कों से मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। जिले में हालात काबू में है। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्सेस की भारी तैनाती जारी है। उधर अनंतनाग में भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं। इसकी वजह से मामूल की जिंदगी ठप है। अनंतनाग में भी सड़कों से आम ट्रैफिक गायब है। निजी ट्रैफिक की आवाजाही देखने को मिल रही है। अनंतनाग के तमाम हसास मकामात पर फोर्सेस की तैनाती भी जारी है। मरकजी सरकार की तरफ से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रिफ्यूजियों के लिए माली पैकेज के ऐलान का इन लोगों ने खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि आज तक वो पैकेज का इस्तेफादा करने से कासिर थे। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू की बख्शी कॉलोनी में क़याम पजीर अमरनाथ सूदन नामी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रिफ्यूजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मरकजी सरकार ने इन लोगों के लिए फी कुनबा 5.5 लाख रुपए देने के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है। कई दहाइयों से एक छोटी सी झोपड़ी में मुकीम अमरनाथ और उनके अहले खाना मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पा रहे थे। इनके बच्चों को तालीम हासिल करने में भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अमरनाथ का कहना है कि सरकार की तरफ से रिफ्यूजियों के लिए पहले भी माली पैकेज का ऐलान किया गया था, ताहम कुछ वजूहात की बिना पर वो इससे महरूम रह गए थे और अब मरकज के ऐलान से उनमें बेहतर जिंदगी की उम्मीद
जाग गई है। प्रॉब्लम पहले ये होता था, एक टाइम हम दाल बनाते थे, 3 टाइम खाते थे। मेरे बच्चे भी नहीं पढ़े, आधे पढ़े नहीं। छोटा लड़का जो पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ है। इसे बहुत मुश्किल से हम गुजारा करते थे। कोई कमाई नहीं, कोई कुछ नहीं। ड्राइवरी करते थे, कोई पैसा कम हो जाता था, कभी कोई निकाल देते थे। बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ। ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया जो हमें पैसा दिया। कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, वो तो ऐसे ही करती रही है। रिफ्यूजी लीडरों का कहना है कि कई बरस तक इन लोगों को कांग्रेस सरकारों की तरफ से नजरअंदाज ही किया गया। इसके बाद रिफ्यूजियों की मुख्तलिफ अंजुमनों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ना शुरू की और इनकी मेहनत उस वक्त रंग लाई जब मरकज की मोदी सरकार ने इनकी मांग को तस्लीम करते हुए इस पैकेज का ऐलान किया। इनका कहना है कि रिफ्यूजियों की हालत को सुधारने के लिए भी मोदी सरकार ने काबिल सताइश काम किया है। यहाँ सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, उन्होंने जो पैकेज रिकमेंड किया था उसमें हमारे इन 5300 परिवारों को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। तब की सरकार का ये कहना था कि ये लोग जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं रहते तो हमारी जिम्मेदारी इनको लेकर नहीं है। गवर्नर साहब की कैबिनेट में ने भी रिकमेंड किया और अपनी कैबिनेट में पास करके ये केंद्र सरकार को 3 महीने पहले भेजा कि उन 5300 लोगों को भी इंसाफ मिले, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, उनको पार्टीशन का भी लाभ नहीं मिला था। कि हम इसका स्वागत करते हैं, ये एक शुरुआत है और एक अच्छी शुरुआत है। सारी उम्र हमें छत से पानी गिरता था, सब लोग सोते थे तो हम रोते थे। सोने के लिए भी नहीं था, बहने के लिए भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। जो हमारे कर्मा में है वो तो मिलेगा। पहले से फर्क है, पहले से हाँ अच्छा, पहले से फर्क है, आगे से फर्क है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से बेघर हुए इन रिफ्यूजियों का कहना है कि वो मरकज की तरफ से उनकी फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात से काफी मुतमईन है। इनका ताहम ये भी कहना है कि वो अपनी सरजमीन को कभी भी भुला नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी पार्टी कुछ भी ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेती है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इलाके को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आजाद कराया जाए। और मुझे मेरे घर की वापसी चाहिए। मेरा बचपन वहाँ गुजरा, मेरे लोग वहाँ पर पले और बड़े हैं, उन्हीं गलियों में वो खेलें, वो देखना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। हमारे मंदिर हैं वहाँ पर, हमारे गुरुद्वारे हैं वहाँ पर, बड़े मुकद्दस स्थान हैं। आज पाकिस्तान ने उसकी हालत ख़राब की हुई है और मैं तो कहता हूँ कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके भारत सरकार कदम बढ़ाए, हम पूरी तरह से उसका सहयोग करेंगे और समर्थन। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई मरकजी वज़रा पहले ही ये कह चुके हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से छुड़ाने के लिए बीजेपी वादेबंद है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मुल्क भर में सफर हज साल 2020 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल आज से शुरू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सहूलत न रहने से यहां के आज़मीन फॉर्म नहीं भर सके। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। मरकजी हज कमेटी ने इस मरतबा हज फॉर्म ऑनलाइन भरने का लुजूम रखा है। मुल्क भर में आज से ऑनलाइन हज दरख्वास्तें दाखिल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन इंटरनेट बंद रहने की वजह से अपने फॉर्म नहीं भर सके। रियासत में मवासलाती निजाम कब बहाल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। चंद आज़मीन ने हज हाउस का रुख किया तो वहाँ भी दरख्वास्त दाखिल करने का कोई इंतजाम नहीं था। परसा मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा नंबर आया नहीं। इस साल मुझे फॉर्म भरने की कोशिश की तो यहाँ पर ये बोलते हैं इंटरनेट का वो सिलसिला नहीं है। अभी 10 तारीख को उन्होंने बोला था फॉर्म देंगे, लेकिन फॉर्म आज भी अवेलेबल नहीं है। मैंने लिखा 2 दिन के लिए नहीं है। कम से कम 20-30 किलोमीटर से दूर से आए हैं तो यही फॉर्म भरने के लिए, हाई फॉर्म भरने के लिए, मगर अब इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हम गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ने अभी इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं की है, तो इसलिए हमें बहुत सी दुश्वारियाँ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रियासती हज कमेटी के हुक्काम का कहना है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सहूलत नहीं है, लिहाजा हज फॉर्म ऑफलाइन वसूल करने की तजवीज मरकजी हज कमेटी को रवाना की गई है।
और वहाँ से जवाब का इंतजार है। उनका कहना है कि आज़मीन की सहूलत के लिए कोई न कोई सूरत जरूर निकाली जाएगी। आप तो जानते ही है कि यहाँ इंटरनेट की सहूलियत इस वक्त मैसर नहीं है। हमारी कोशिश है, हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया से ये बात उठाई है कि यहाँ नेट की सहूलियत अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ लोगों से ऑफलाइन ही फार्म लेंगे। तो अभी तो वहाँ से फार्म आने हैं, जब भी वो फार्म आएंगे इंशाल्लाह हमारी कोशिश एक दिन में ये हम फार्म इशू करेंगे और ऑफलाइन ही लेंगे। उसके बाद बाकी जो कार्रवाई यहाँ खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में नेट की सहूलत अवेलेबल होगी तो हाजी साहिबान वहाँ अपने हाज एप्लीकेशन फार्म भर सकते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से तलबा या ताजिरों के लिए DC दफातर में इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा रही है। इंतजामिया को आज़मीन हज के लिए भी हज हाउस या दीगर मकामात पर इंटरनेट की सहूलत मुहैया कराने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की जरूरत है। हज 2020 के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुल्क भर में लोग हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए आज से फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ के हज हाउस में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है और ना ही फॉर्म भरने के लिए किसी तरह का इंतज़ाम यहाँ रखा गया है। हालांकि हज ऑफिसर से बात करने के बाद ये ज़रूर मालूम हुआ कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ से ऑफलाइन मोड पे ही दरखास्तें तलब की जाए ताकि लोग इस फरीज़े के लिए अपनी दरखास्तें दे सके। लेकिन उस बाबत भी अभी आगे से कोई फरमान जारी नहीं हुआ है और न ही कोई नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हुई है। जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने इंतबादिया के उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान तलबा से ट्रांसपोर्टेशन फीस हासिल की है। खान ने न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद से खास बातचीत की। खान ने कहा कि इम्तिहानात वक्त पर मुनक्किद होंगे और सिलेबस में रियायत का भी कोई इरादा नहीं है। का जो ट्यूशन फी है उसके लिए हमारा डिसीजन ये था कि वो फ़ी स्कूल चार्ज कर सकते हैं क्योंकि स्कूल्स ने अपने टीचर्स को तनख्वाह भी देनी है। हम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को दरबदर नहीं छोड़ सकते। तो सिर्फ ये कहा गया था, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर ने ऐलान भी किया था और करेक्शन भी बाद में की थी, कि सिर्फ जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं स्कूल जो लेते हैं, चूँकि बच्चे नहीं उन ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे सो वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएं। और आई एम श्योर प्राइवेट स्कूल्स के मुंतज़मीन जो हैं वो इस बात को का ध्यान रखेंगे और अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो अगर ऐसी भी कोई भी शिकायत अथॉरिटीज़ के पास आएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। वो लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर नहीं इस सिलसिले में आया है। तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात चली है। डिविजनल कमिश्नर ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है और रिटर्न आर्डर निकाला है, वो आर्डर सब जगह गया हुआ है। और अगर कोई भी स्कूल के मुंतज़मीन अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो उसके बारे में आपके पास जो भी लोग आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको फौरी तौर के ऊपर या तो डायरेक्टरेट के बीच में भिजवा दें या डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में भिजवाएं, जहां पे वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। एंड देन आई गारंटी यू कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इम्तिहानात के सिलसिले में क्या तैयारियां और किस तरह होंगी? इम्तिहानात जैसे नॉर्मल हमेशा होते हैं वैसे वो होंगे और अपने वक्त पर हो रहे हैं। आज ही प्रेस को चली जाएगी हमारी जो डेट शीट्स 10 क्लास 10th की भी और क्लास 12th की भी, और 1 या 2 दिन के बाद क्लास 11th की भी डेट शीट चली जाएगी। और जो रेगुलर टाइम्स होते थे, जो डेट्स होती थी, उसी में नवंबर के मिडिल और थोड़ा मिडिल से आगे जाकर फाइनल एग्जाम सबके ख़त्म हो गए होंगे। पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि कुछ परसेंट 40% के करीब सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने कहा था कि हम एफर्ट्स करेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम में भी वो पूरा करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ वजूहात की वजह से नहीं आगे आए। लेकिन हमने चूँकि 70% तक कई जगह पर कवर किया हुआ था सिलेबस, और चूँकि स्कूल्स हमारे बंद नहीं हुए, स्कूल सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंद हुए, स्कूल्स खुले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे नहीं आए हैं और
तो उनको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए। छूट की कोई गुंजाइश नहीं? अभी मैं छूट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि छूट देने का मतलब है कि मैं उन बच्चों को कमज़ोर करूँगा। मैं चाहूँगा भी नहीं कि छूट हो, बच्चे पढ़े ताकि वो अपने पाँव पर खड़े होकर मुकाबला कर सकें आने वाली ज़िंदगी का। अगर हम उनको छूट देते रहेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि सुन के कि जो आज की डेट में 10th का बच्चा जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उसने 5 या 6 विदाउट एग्ज़ाम्स प्रमोशन ली हुई हैं। तो लिहाजा हमारी कोशिश है कि बच्चे पहले एग्ज़ाम दें, फिर देखा जाएगा कि क्या कैसे करना है। हम बच्चों का फ्यूचर हम उनके पेरेंट्स से ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तभी मैंने बार बार कहा था कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को स्कूल में भेजें, उनके करियर के साथ, उनके फ्यूचर के साथ मत खेलिए। अब के मौके पर भी हम बच्चों का ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले बच्चे एग्जाम देंगे, पूरी तरह से तैयारी करेंगे। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान का कहना है कि हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है और लोगों के मसाइल हल करने के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद है। फारूक अहमद खान ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात के मौके पर यह बात कही। तकरीबन 60 वफूद ने आज गवर्नर के मुशीर से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ कराया। फारूक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ने 50,000 नौकरियों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया है और इस ज़िमन में नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट पर नवंबर में मुनक्किद होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का गवर्नर के मुशीर के स्कंदन ने जायजा लिया। जम्मू में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन शिरकत करेंगे। गवर्नर के मुशीर ने कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जिला कुपवाड़ा में 160 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के लिए 4 रोज़ा भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। यह भर्ती सिर्फ कुपवाड़ा जिले के नौजवानों के लिए शुरू की गई। इस भर्ती मुहिम में नौजवानों की खासी तादाद ने शिरकत की। फौजी अफसरान का कहना है कि भर्ती रैली में नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इनका कहना है कि दूर अफ्तादा इलाकों से नौजवानों ने इस रैली में हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए एक फौजी अफसर ने कहा कि सर्दी और बारिश के बावजूद नौजवानों ने रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि नौजवानों के जोश व जज्बे को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। सर बहुत बेरोजगारी है सर, तो सर हमारी एम भी है सर, हम आर्मी में जाना चाहते हैं सर। तो हम सर खुशकिस्मत है सर जिनकी रेस पास हो रही है सर। और सर हम अपने देश की सर क्या बोल सर बढ़ावा करना चाहते हैं सर, कोई अच्छा करना चाहते हैं अपने देश के बारे में सर, कोई अच्छा सोचते हैं सर। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है सर। हम कहते हैं सर कि हमारे जितने भी सर भाई वगैरह हैं सर, तो जल्दी जितना हो सकता है सर वो आर्मी भर्ती होना अच्छी बात है सर। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छा आर्मी बिल्कुल अच्छा है सर। जो सर बाहर लोग बोलते हैं सर वो बिल्कुल गलत है सर। आर्मी के अंदर आके देखो सर कितना अच्छा सर आर्मी, बहुत अच्छा मतलब ठीक ठाक पूछ रहे हैं सर, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ हमारे लड़कों के साथ जो यहाँ भर्ती के लिए आए सब, बहुत इज्जत से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। बाकी सब अच्छा लग रहा है सब बहुत। बॉर्डर एरिया के लोग ना स्कूल तो पढ़ सकते हैं, एक तो हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट का कुछ है नहीं, बहुत मतलब 7-7, 8-8, 15-15 किलोमीटर हमें केरन से मतलब कुंडिया केरन से जाना पड़ता है मतलब स्कूल पढ़ने के लिए। वहाँ एक तो फायरिंग गोलाबारी होती है, तो हमें सर वहाँ पढ़ तो पाते नहीं है। बड़ी बड़ी नौकरी तो हमारे सपना है नहीं, हम तो इसी नौकरी में तो खुश हैं साहब, हम इसके अलावा हमें और है नहीं कुछ साहब। हम डॉक्यूमेंट चेक करवाए और उसके बाद हमने रेस की और रेस क्वालिफाई की, तो अब यहाँ थोड़ा करें मेडिकल हो रहा है। तो कितना शौक था आपको आर्मी में आने? बहुत ज़्यादा था सर, मतलब घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसलिए हमें बेरोजगार थे, तो कुछ करने पर स्टेप उठाया सर। तो आना चाहिए यहाँ के लड़कों को आर्मी में? हाँ सर, क्यों नहीं आना चाहिए, कोई से कुछ करना पड़ता है सर। तो आपको लगता है आर्मी एक डिसिप्लिन फौज है? हाँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं सर, डिसिप्लिन है। हाँ सर, बहुत अच्छी है। तो आप तैयार है देश की सेवा के लिए, कहीं भी जाने के लिए ड्यूटी? हाँ सर, ऑलवेज तैयार है जी सर। तो क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए? बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि आए भर्ती करें सर। रैली है ये 160 टीए बटालियन की रैली है, ये बेसिकली कुपवाड़ा के लोगों के लिए है। सो हमारे यहाँ पे जो लड़के हैं सिर्फ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आज आएंगे और हम उन्हीं के बीच में से हम अपने रिक्रूटमेंट करेंगे। तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आके यहाँ पे दौड़ेंगे। तो कितना रिस्पॉन्स रहा इस बार रैली का? रिस्पॉन्स आप खुद ही देख सकते हैं, तो बारिश के बावजूद भी लड़के आए हैं। और ये लड़के जो हैं यहाँ से नहीं, ये जो हमारे बिल्कुल फॉरवर्ड एरियाज हैं जैसे तंधार है, मच्छल है, केरन है, गुरेज है, वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में आते हैं और ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आते हैं यहाँ पे दौड़ने के लिए, तो रिस्पॉन्स तो अच्छा ही।
गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेतापुरा में नौजवानों की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। डीजीपी दिलबाग सिंह, डीसी पुलवामा रघुलंगर और दीगर सिक्योरिटी अफसरान मौजूद थे। विजय कुमार ने अपने खिताब में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले जवानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने जवानों को पूरे एहसास, जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम देने पर जोर दिया। इस मौके पर गवर्नर के मुशीर ने मार्च पास्ट की सलामी ली। 431 जवानों ने तरबियत मुकम्मल की। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस रियासत में इख्तियारात को बुनियादी सतह पर तफवीज करने के हक में नहीं है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बीडीसी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला इस बात का सबूत है कि ये पार्टी जमहूरियत को मजबूत नहीं होने देना चाहती। कश्मीर के अंदर 30,000 से ऊपर चुने हुए पंच और सरपंच हैं। अच्छे से लोगों ने वोट डाले, मतदान हुआ और उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज का जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव आयोग ने घोषणा की और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ये जो बाइकाट है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने देना चाहती। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कांग्रेस, एनसी व पीडीपी की जानिब से बीडीसी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले पर रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना है कि इन जमातों ने पहले से ही बीडीसी इंतखाबात के लिए प्रॉक्सी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सूफी ने इंतखाबात से दूर रहने को ड्रामा करार दिया। अनंतनाग में मीडिया के साथ बात करते हुए सूफी यूसुफ ने कहा कि उनकी पार्टी बीडीसी इंतखाबात में पहले से ही मजबूत दावेदार है। सियासी जमातों के बाइकआउट से बीजेपी को फायदा हासिल नहीं होगा। कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। आज आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी यहाँ मैंडेट लाए हैं। कोकरनाग में आप जाइए, वहां 7 कैंडिडेट कांग्रेस टिकट पे उन्होंने फार्म भरा है और यहाँ भी वो अपनी जो है टिकट बांट रहे थे। बीच में उनको जो है गुलाम मीर साहब ने ऐलान कर दिया जी हम नहीं लड़ेंगे, मगर मैं गुलाम मोहम्मद मीर साहब को आपकी वसादत से बताना चाहूँगा, गुलाम मीर साहब आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके कितने कैंडिडेट हैं साउथ कश्मीर में जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, आप गवर्नमेंट को धोखा मत दे दीजिए। आपने यहाँ अब देखिए अनंतनाग में 65 कैंडिडेट उन्हें फार्म भरे हैं। यहाँ 16 ब्लॉक है, तो 16 ब्लॉक में अगर बीजेपी के होते तो 16 बंदे होते। तो आपने बाकी लोग जो है इंडिपेंडेंट 2-2, 3-3 खड़े किए हैं और आप मीडिया के सामने आके जी नहीं हम बाइकआउट करेंगे, ये गलत बात है। इस तरह गलत मैसेज आती है, वो आ जाए, मेरे पास सबूत है उसके कितने जो है लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पंचेज और सरपंच इलेक्शन में, लोकल बॉडीज इलेक्शन में जीत हासिल की है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत करने जा रही है। गांदरबल में बीडीसी इंतखाबात की तैयारियां जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से मुख्तलिफ इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी आरओ, एआरओ और नोडल अफसरों की तकरीरी की गई है। गांदरबल के 7 ब्लॉक्स कंगन, गांदरबल, वाकुरा, लार, शेरपत्री, गुंड और सफापुरा में 374 राय दहिंदे पोलिंग में हिस्सा लेंगे। 37 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं, जिनमें 34 उम्मीदवार आजाद हैं और 4 का ताल्लुक बीजेपी से है। इलेक्शंस की पूरी तैयारियां चल रही है। हमारी सारी अरेंजमेंट्स टाइट अप हैं पोलिंग के लिए। हमारे जो वीडियो ऑफिस जो हैं उनको आरओ हेडक्वार्टर बनाया है, वही हमारे काउंटिंग प्लेस भी होंगे और हमारे पोलिंग स्टेशन भी वही वीडियोस ऑफिस होंगे, ऑलरेडी नोटिफाइड। बारामूला में बीडीसी इंतखाबात के ज़िम्न में सरगर्मियां जारी हैं। जिला भर में कायम मुख्तलिफ मराकज़ पर उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों की जाँच की जा रही है। उड़ी के चंदनबाड़ी, बोनियार और बिजहाबा में मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरों के पास उम्मीदवारों ने कल अपने कागजात दाखिल किए थे। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को पोलिंग मुकर्रर है और उसी रोज वोटों की गिनती भी होगी। उम्मीदवारों का कहना है कि मौजूदा नामसाइद हालात के बावजूद वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और हुकूमत को उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। जबकि बाज़ उम्मीदवारों ने बताया कि बीडीसी इंतखाबात कराने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेशतर सियासी पार्टियों के कई लीडर नजरबंद या हिरासत में है। ये है कि आम लोगों को इसका बेनिफिट मिले, इसका फ़ायदा मिले। जो पहले हुआ करता था
हम इस वक्त वेलकम करते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को। फर्स्ट चांस है ये कि बीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। पंचायती चुनाव तो होते ही रहते थे, उसमें बहुत गलत भी होता था, सही भी होता था, लेकिन इस वक्त की जो रूलिंग है, जो सरकार की जो इस वक्त की रूलिंग है, उसको वेलकम करती है तमाम आवाम। इसलिए ये किसी की इसमें सियासत मुलवस ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत करने के लिए सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसका हम वेलकम करते हैं। पंचायत में जो भी पैसा आता था पहले बेसिकली हमारा ये नीचे तक नहीं पहुंचता था। अब जब ये चेयरमैन इलेक्शन हो गई, ये चेयरमैन से उठ के सरपंच के पास पहुंचेगा, सरपंच से उठ के मेंबर के पास पहुंचेगा। अक्सर ये गरीब लोगों का फायदा होगा इसमें। ये सरकार का अच्छा कदम है। और इलेक्शन होने वाला है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बोडियार का। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट जो है वो 11 अक्टूबर 2019 को होगा इंशाल्लाह बिफोर 3 PM। उसके बाद जो है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स वो होगा इंशाल्लाह 11 तारीख को 3 बजे तक। तो उसके बाद 24 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और उसी दिन वोट्स की काउंटिंग होगी। सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी जिला इंतजामिया ने बीडीसी इंतखाबात को अहसन तरीके पर मुनक्किद करने के लिए इंतजाम किए हैं। जिले के 5 हल्के इंतखाबात करनाल, लोलाब, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और लंगेट में 24 ब्लॉकों में 137 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। जिले में 130 उम्मीदवार बतौर आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर 7 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जांच पड़ताल के दौरान एक कोई फॉर्म मनसूख नहीं हुआ। बीजेपी लीडर का कहना है कि वो पहली बार बीडीसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो कामयाबी हासिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के लिए भी खातिरख्वाह इंतजामात किए गए हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन होने शुरू हो गए हैं। तो अभी तक कुपवाड़ा जिले के 5 हल्के इंतखाबात है, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट और करना। अभी तक कितने जो उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किए? जी, हमारे पास 24 ब्लॉक्स हैं और अब तक क्योंकि कल लास्ट डेट थी तो जो फाइनल लिस्ट है हमारे पास 137 नॉमिनेशंस हमने रिसीव किए हैं, जिसमें 95 मेल्स हैं और 42 फीमेल्स हैं। तो एक और बात है डिस साहब की, यहाँ पर इस बार जो इलेक्शन होने वाला है वो पार्टी बेस पर इलेक्शन होने वाला है। तो अभी तक बीजेपी के कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा या इंडिपेंडेंट ज्यादा आए हैं या बीजेपी? जी, इस बार इंडिपेंडेंट नॉमिनेशंस हमारे पास ज्यादा हैं। 129 नॉमिनेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट ही हैं, जो कि मैं कहूँगा लार्जेस्ट नंबर रहा है अब तक का। और बाकी जो फॉर्म्स हैं वो बीजेपी की तरफ से आए हैं। एक और बात अगर हम बात करेंगे कि इन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने फार्म दाखिल किए हैं, कल यानी कि आज इनकी जांच पड़ताल भी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितने फार्म टोटल रहे, कितने उम्मीदवार फ्री में रहेंगे। लेकिन उनके लिए जो सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कैंडिडेट सिक्योरिटी बिल्कुल हमने जो है उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने तफसीलात से बात की है और प्लान्स बनाए हैं पुलिस के साथ। चाहे वो इंडिविजुअल उनको सिक्योरिटी चाहिए, चाहे उनको कैंपेनिंग के लिए सिक्योरिटी चाहिए, रेजिडेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, हर तरह के अरेंजमेंट्स और हर तरह की फोर्सेज हमारे पास एडिक्वेट नंबर्स में अवेलेबल हैं। पहले में बीडीसी इंतखाबात को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश है। लोगों का कहना है कि इंतखाबात से ब्लॉक सतह पर तरक्याती सरगर्मियों की अंजामदही में मदद मिलेगी। पहले में 6 ब्लॉक्स चंगा, चिली, चग्यास, गंदू, खारा, बांजुआ शामिल हैं। कई उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया है और अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। रियासत में 24 अक्टूबर को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात मुनक्किद होंगे और उसी रोज नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस इंतखाबात में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन है। उधमपुर की खोरडी ब्लॉक से बीजेपी की आरती शर्मा ने पर्चे नामजदगी के आखिरी रोज अपने कागजात दाखिल किए। आरती शर्मा ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी पर वो ब्लॉक की तरक्की के लिए काम करेंगी और सरकारी स्कीमों के फवाद हर घर तक पहुंचाएंगी। आरती शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तरक्की का नया दौर शुरू होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन खान ने बीडीसी इंतखाबात के हवाले से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एनसी लीडर ने कहा कि बीडीसी इंतखाबात सिर्फ दिखावा है क्योंकि सिर्फ एक पार्टी बीजेपी ही इंतखाबी मैदान में है। मुजफ्फर हुसैन ने सियासी लीडरों की रिहाई की मांग की। बेसिकली ये सिलेक्शन है, इलेक्शन तो अब ये रहा नहीं। जब पार्टी कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रही है स्वाय बीजेपी के, अदरवाइज इलेक्शन का तो अब कोई मीनिंग ही नहीं रहा। इट इज़ ए यूजलेस इलेक्शन। तमाम जितने सियासी लोग थे, जितने मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थे, वो जेल में बंद हैं
और उधर से आपने इलेक्शन अनाउंस किए, किसके लिए? किसको क्या दिखाना चाहते हो आप? पूरी दुनिया के सामने आप नंगे हो गए। उनको रिहा करना चाहिए। ये इलेक्शन जो आपने बीडीसी के आपने अनाउंस किए हैं, इनको फिलहाल पोस्टपोन करना चाहिए। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों और स्टाफ को तहनीत पेश की। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार भी इस सिलसिले में मुनक्कद एक तकरीब पर मौजूद रहे। ये तकरीब क्लब के एजाज में मुनक्किद की गई थी। खान ने खिलाड़ियों और शायकीन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर तरह के इक़दाम में मदद देगी। क्लब नहीं था तो रिसेंटली हमारा एक लोन स्टार आया था, उसके बाद रियल कश्मीर। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हम ड्रीम करते थे कि कब आई लीग खेलेंगे। जैसे हमारे लोकल स्टार्स है, महराज भाई, इशफाक भाई है, तो उनको टीवी पे देखकर लगता था कि आई लीग है, कि काश हम भी खेल पाए। अब हमारे होम टाउन में एक आई लीग का क्लब है, तो हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये एक बड़ा अच्छी शुरुआत हुई एक प्राइवेट लेवल पे, जो गेम के कुछ शौकीनों ने खुद अपनी वो कोशिश की और उन्होंने वो स्टार्ट लिया और उसको आगे चला रहे हैं। गवर्नमेंट भी उसकी मदद कर रही है, जितना भी हो सकता है वो मदद कर रहे हैं। और आगे भी जो क्लब्स आएंगे, हम चाहते हैं कि सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, हॉकी भी यहाँ पे बहुत मशहूर हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ जो नेचुरल टर्फ है वो हॉकी के लिए बेहतरीन मानी जाती थी। जो भी गेम्स यहाँ पे आए, हमारी कोशिश होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। अजमेर की दरगाह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह दीवान ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया। अजमेर में दरगाह दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने जानकारी दी कि 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मुख्तलिफ रियासतों के दरगाहों के सज्जादा नशीनों पर मुश्तमिल एक वफ्द वादी का दौरा करेगा। दौरे का मकसद पड़ोसी मुल्क के जरिए कश्मीर से मुतल्लिक फैलाई जा रही अफवाहों को गलत साबित करना है। बड़े लड़के हैं, बड़े साहबजादे हैं, इनकी निगरानी के अंदर एक डेलीगेशन यूथ का मैं कश्मीर के अंदर रवाना कर रहा हूँ। ये 12 तारीख को वहाँ रवाना होकर कश्मीर पहुँचेंगे और 14 तारीख तक वहाँ पर रहेंगे। ये वहाँ मुख्तलिफ दरगाहों के ऊपर जाकर के हाज़िरी देंगे, मुख्तलिफ लोगों के ग्रुपों से जो है ये मिलेंगे, नौजवान तबके को ये कई जगह पर संबोधन करेंगे और उनकी ग्रीवेंसेस जो होंगी उनकी जानकारी ये लेंगे। जिला रामबन में जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर एक टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसके नतीजे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक आज सुबह हादसे की खबर सुनते ही पुलिस, SDRF और मकामी QR टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे की जगह पहुंचने पर पता चला कि गाड़ी में सवार दोनों की मौत हो गई है। इसके बाद लाशों को मकामी QRT टीम ने रामबन अस्पताल मुंतकिल किया। यहां कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों लाशों को लवाकिन के हवाले कर दिया गया। टंगमार के बारपुरा में गुज़श्ता रात आग की एक हौलनाक वारदात में 6 दुकानें, एक निजी स्कूल और एक राशन घाट पूरी तरह खाकस्तर हो गए। लोगों के मुताबिक गुज़श्ता रात 1 बजे के करीब यहां आग नमूदार हुई। इसके फौरन बाद आग ने दीगर दुकानों और एक निजी स्कूल को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों और फायर सर्विस अमले ने आग पर काबू पा लिया। आग की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान पूरी तरह खाकस्तर हो गया। निजी स्कूल का रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। लोगों ने मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। अनंतनाग के डांगरपुरा में इलाके में कायम रत दीदी मस्जिद के दीनी मदरसे में आज अचानक आग नमूदार हुई। इसके बाद मकामी लोगों के ताउन से फायर ब्रिगेड महकमा को मुतला किया गया। फायर ब्रिगेड अमले और लोगों की मदद से आग पर फौरी काबू पाया गया। आग को मजीद फैलने से रोका गया। आग की इस वारदात में मदरसे को जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने ज़िमन में मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आग लगने की वजूहात के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। टीचर ग्रेड 2 के असातिज़ा ने कुपवाड़ा में तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है, वो फाक़ा कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे सरकार ने उन्हें SSA असातिज़ा से टीचर ग्रेड 2 में जम किया, लेकिन मार्च 2019 से उन्हें तनख्वाह वागजार नहीं की जा रही है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मदाखलत की अपील की। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने करगिल में 2 रोजा आर्यन फोक फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। तकरीबन 100 फनकारों ने रिवायती मौसीक़ी और रक्स पेश किया।
टूरिज्म डिपार्टमेंट, करगिल और आर्यन कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम के इश्तराक से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। डीसी ने अपने खिताब में कहा कि आर्यन कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के मकसद से यह फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया। बाद में मेहमानों ने फूड और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स का जायजा लिया। देना चाहते हैं कि जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा ये जो संस्कृति है, जो हमारा ये कल्चर जो है और जो हमारी ज़बान है वो बचा रहे आज के ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि रैपिडली जो है चीज़ें जो है चेंज हो रहा है पूरे दुनिया में जो है, सिमिलरली इन लद्दाख एज वेल। तो मेरा यही कहना है कि ये फेस्टिवल हम करके लोगों को जो है अपना जो है पुराना जो पास्ट हमारा कल्चर है उसको रिवाइव करने का जो है हमारा एक इनिशिएटिव है।